dear colleagues, a very good morning to all of you. Good morning. I am Jannat Sagir. We stand here for in-house training. Today my topic is understanding gender and their relationship. First of all, my first slide is what is gender equality. पहले हम इसको हिंदी में समझेंगे. जेंडर की इक्वालिटी क्या है? जेंडर किसे कहते हैं? जेंडर मीन्स लिंग या तो लैंगिक कहते हैं. ओके ना इक्वालिटी. इक्वालिटी मतलब एकता. दोनों में एकता, समानता, जिसे हम समानता भी बोल सकते हैं. पहले मैं स्लाइड को पढ़ूंगी. जेंडर इक्वालिटी इज द स्टेट ऑफ इक्वल ईज ऑफ एक्सेस टू रिसोर्स and opportunities regardless of gender and state of well-being of different behaviors and aspiration and need equally regardless of gender. यहाँ पे हम बता रही हूँ मैं जेंडर के बेस पे. यहाँ पे इक्वलिटी क्या होती है? जैसे जेंडर के बेस पे भेदभाव करना. अरे यार वो गर्ल्स है, वो बॉयज है, तो ये स्कूल में भी ऑफकोर्स होता है. जैसे हमारे स्कूल में क्लासमेट, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि हमारे ये स्कूल मतलब लाइफ पे है, तो स्कूल में भी जेंडर जो बेस पे होता है डिफरेंसेस की गर्ल्स अगर कुछ गलती कर रही है तो क्लास में टीचर्स से और भी स्कूलों में होता है कि गर्ल्स को उतना नहीं मतलब पनिशमेंट भी दिया जाता है थोड़ा बहुत कि चलिए ये गर्ल्स है उसको डांट दिए, उसको बैठा दिए ना. अगर बॉयज वही कुछ गलती कर देता है छोटा भी तो थोड़े से टीचर्स उसको ज्यादा पीटते हैं, उसको थोड़ा ज्यादा डांट देते हैं. तो यहाँ पे जो ये मतलब जो इक्वालिटी जो होती है जेंडर में सिर्फ गर्ल्स के साथ ही नहीं होती. गर्ल्स के साथ तो हम लोग सब जानते हैं कि ज्यादा होती है, बट बॉयज के साथ भी कहीं कहीं पे होती है. जैसे कि मैंने अभी बताया कि बॉयज को ज्यादा, तो वहाँ पे बॉयज के मन में एक थिंक हो जाती है कि नहीं गलती तो हम दोनों ने सेम किया. जैसे कि अगर हम होमवर्क को लेकर कर लेते हैं बात, तो होमवर्क अगर गर्ल्स और बॉयज दोनों नहीं करते हैं तो वहाँ पे हो जाता है कि नहीं गर्ल्स है तो उसको एक बार डांट दिए, उसको बैठा दिए. नौ बॉयज रहता है तो उसको हम लोग 2-3 हाथ भी लगा देते हैं. तो बॉयज के मन में वहाँ पे थोड़ी सी भेदभाव हो जाती है कि अरे नहीं सर या मैम ने मेरे साथ भेदभाव किया है कि मैं बॉयज हूँ इसलिए मुझे, मैंने भी नहीं किया, उसने भी नहीं किया, बट उसको जो है कुछ नहीं किया, उसको नहीं डांटा और मुझे जो थप्पड़ लगाने लगे या मुझे 2-3 हाथ मार दिए. तो यहाँ पे बॉयज के साथ भी मतलब भेदभाव हुई. नाउ my second slide is what is the importance of gender equality. Gender equality, violence against women and girls, it is the essential for economic prosperity, societies and value of men and women as equal, safer and healthier. Guarding equality, gender equality is human rights. यहाँ पे बता रहा है कि जेंडर इक्वालिटी है वो एक इंसान का हक है, उसकी वो राइट्स है जो हम लोग छीन नहीं सकते. चाहे वो गर्ल्स हो, हमेशा हम लोग को एकता देखना चाहिए कि नहीं वो बॉयज है या गर्ल्स है. तो ऑफ कोर्स बहुत सारे जनरल लाइफ में भी हम लोग देते, इसके बहुत सारे इश्यूज भी है जो मैं आगे बताऊंगी. जैसे कि जेंडर इक्वालिटी में अब हम लोग बॉयज का ही देख लेते हैं. एज मतलब चाइल्ड मैरिज का मैं पॉइंट देती हूँ आप लोगों को. चाइल्ड मैरिज में जैसे कि गर्ल्स भी रहती है, बॉयज भी रहता है, बट जैसे कि ये हजारों सालों से चलते आ रहा है और ये अभी भी हो रहा है. बहुत जगह नहीं हो रहा है बट कहीं कहीं पे हो रहा है कि जैसे भी गर्ल्स जो होती है वो 10 से 12 साल की हुई तो उनको क्या भाई पेरेंट्स सोचने लगे कि चलो इसकी शादी वगैरह के बारे में सोचते हैं. और ये बॉयज के साथ भी हो रहा है और बॉयज भी बहुत सारे होते हैं जो 15 से या 18 साल के बीच में हो, उनको मैरिज वगैरह के बारे में या मतलब कर दी जाती है. तो ये क्या है जेंडर की मतलब जो भेदभाव होती है. और बहुत ऐसा भी होता है केस फ्यूचर में कि जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि ये इसके बाद हम लोग लेते हैं ये एजुकेशन में जैसे कि स्कूल पे हम लोग हैं तो एजुकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे. एजुकेशन में होता है कि गर्ल्स को जो होता है वो पढ़ने की जो होती है वो कम दी जाती है कि नहीं तुम गर्ल्स हो, तुम मैट्रिक कर लो, इंटर कर लो और इतना बहुत इनफ है तुम्हारे लिए. बट वो जो बॉयज होते हैं उसको राइट्स ज्यादा दी जाती है. चलो बेटा तुम ये पढ़ लो, उसके बाद पढ़ने के बाद तुमको मैट्रिक करवा, इंटर और डॉक्टर इंजीनियर तक का भी ऑफर उनको मिलता है. जबकि दोनों इक्वल है, जब दोनों एक है, हमारे बच्चे हैं तो दोनों को राइट सेम होने चाहिए. बट ये सेम नहीं होती है. ये हमारी आजकल की जनरेशन जो इतनी पढ़ी लिखी, हम लोग गर्व से ये बात बोलते हैं कि नहीं अब तो जनरेशन चेंज हो गया, अब तो बहुत कुछ चेंज हुआ है बट पूरा नहीं हुआ. अभी भी मे बी 30 to 40% ही हमारी जनरेशन वो चेंज हुआ है. अभी भी बहुत कम मतलब लोग हैं, बहुत सारे हमारे नजर में है. ये मैं नहीं बोलूंगी कि सारे लोग हैं बट उसमें 30-40% ही लोग हैं जो कि
मतलब इस चीज को समझते हैं और बच्चे को पढ़ने लिखने में दोनों को इक्वल भागीदारी देते हैं कि नहीं बेटी है तो बेटा दोनों साथ में पढ़ो, दोनों ये मतलब ये करो। मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में मैं भी पढ़ती हूँ, तो मेरे भी घर पे ये हुआ कि नहीं आप मतलब गर्ल्स हो, आपको जो पढ़ना है, मेरे घर पे इतना नहीं है बट आपको जो भी पढ़ना है आप पढ़ो, आपको ये मना नहीं है, आप इस चीज को पढ़ो जितना पढ़ना है, जो भी पढ़ना है बट गया से आपको बाहर नहीं जाना है, गर्ल से हो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बाहर जाने का ऑप्शन नहीं मिला। वही मेरा भाई है उसको मिला कि नहीं आप जाइए, आप बाहर जाके पढ़ सकते हो, आप पे जितना पैसा खर्च होगा हम करेंगे। तो यहाँ पे जेंडर जो है वो इक्वालिटी नहीं हुआ, इनइक्वालिटी हुई, भेदभाव हुई कि आप गर्ल्स को पढ़ने का ऑप्शन है, मेरे भी फैमिली में मतलब ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ यहाँ पे तो हो गया ना, आप जो भी पढ़ो गया से पढ़ो, आप अपने सिटी से पढ़ो, बट अगर आप बाहर में मतलब जाना है तो नहीं, नो ऑप्शन, नो जॉब करने के लिए। अगर कुछ पढ़ भी लोगे तो क्या फायदा, बहुत सारे लोग जैसे कि यहाँ गया से अपने सिटी से रह करके भी मतलब अच्छा खासा वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, बट इसके लिए हम लोग को बाहर जॉब के लिए जाना है। अगर मैं गया से MBA कर रही हूँ या कोई भी गर्ल्स MBA कर रही है, इंजीनियरिंग कर रही है, तो गया हमारा इतना स्टेट नहीं मतलब सक्सेसफुल है जो यहाँ बड़े बड़े जॉब मिलेंगे, अगर मिल भी जाएंगे तो सैलरी सही से नहीं मिलेगी। बट बाहर जाने पे हम लोग को ये ऑप्शन मिलता है, लेकिन बॉयज के लिए ऐसी नहीं होती पाबंदी बॉयज के लिए कि नहीं आप कर सकते हो, आप जा सकते हो। इससे पहले मैं एक और जेंडर की जब बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा हट के, हम लोग सिर्फ जानते हैं जेंडर में गर्ल्स और बॉयज, लेकिन इसके अलावा एक और भी जेंडर होता है, ठीक है, ये हमारे स्कूल लाइन में है तो मतलब ठीक है, बट थोड़ी सी हम लोग ट्रांसजेंडर पे भी जाएंगे। ट्रांसजेंडर भी हमारे जनरेशन में बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल में इसके वजह से पढ़ नहीं पाते, बहुत सारे स्कूल है जो इसको बैन कर रखा है कि नहीं हमारे स्कूल में ओनली फीमेल एंड मेल ही एडमिशन लेंगे, ट्रांसजेंडर को नो एडमिशन, उनके यहाँ कोई ये नहीं मतलब नहीं। तो स्कूल को थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि वो भी हमारे मतलब फैमिली में है, वो भी हमारे सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वो आखिर कहाँ पढ़ेंगे, हम लोग क्या वो उनका एक तरीके का गुनाह है कि वो ट्रांसजेंडर है, उनको भी राइट्स मिलना चाहिए पढ़ने का, बट ये हमारे सोसाइटी में है कि नहीं भाई हम लोग ये जो गर्ल्स और मेल, हमारे स्कूल में भी इतने जो भी 600-700 बच्चे हैं, में भी कोई ऐसा नहीं है जो कि ट्रांसजेंडर यहाँ एडमिशन है। क्यों? अब मुझे पता नहीं कि यहाँ एडमिशन लिया जाता है नहीं, बहुत जगह होता है कि बैन किया जाता है कि नहीं बाबा ये ट्रांसजेंडर है, इसको यहाँ पे हम लोग अपने सोसाइटी में नहीं, और इसके वजह से वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं और उसके बाद उनको सही ये नहीं दिया जाता और उनको हर चीज में डांटा जाता है एंड उनको जो सोसाइटी में रहने के बावजूद उनको एक अलग दुनिया में रहना पड़ता है। उसकी जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं। हम लोगों ने उन लोग के लिए ऐसा मतलब सोसाइटी बनाया, ऐसा माहौल बनाया कि उन लोग को अपने आप में एक अलग दुनिया बनाना पड़ा। वो भी तो हम में से एक है, हम लोग के जैसे एक इंसान है, हम लोग के जैसे 2 पैर, आंख, नाक, कान सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको अलग नाम से जानते हैं। इसी पे मैं एक वीडियो चलाना चाहूंगी जिसपे कि हम लोग जेंडर की इक्वालिटी समा। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। चलो वेद, बस आ गई। माँ घर के सारे कामों के बोझ से दबी रहती हैं, पर न जाने क्यों पापा उनकी कोई मदद नहीं करते। मैं जानती हूँ कि पापा ऑफिस जाते हैं, लेकिन माँ तो घर की सफाई भी करती है, सभी के लिए खाना पकाती है और फिर ऑफिस भी जाती है। मुझे इस बारे में ईशा मैम से बात करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास खत्म होती है। अगर तुम्हारे कोई सवाल हो तो मेरे पास आओ। मैम, मेरी माँ मेरी और मेरे भाई की मदद करती है स्कूल के लिए तैयार होने में, और वो हम सबके लिए खाना भी बनाती है और फिर ऑफिस भी जाती है। मुझे हर शाम अपनी माँ को ऐसे थके हुए देखना अच्छा नहीं लगता। क्यों वो सारे दिन अकेले काम करती हैं? क्यों नहीं मेरे पापा उनकी मदद करते हैं? क्या केवल महिलाएं ही घर का काम करती हैं?
समा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इस पर ध्यान दिया और तुम मुझसे इस बात पर चर्चा कर रही हो। यह सही नहीं है कि केवल महिलाएं घर का काम कर सकती हैं। एक व्यक्ति के लिंग और जेंडर का उसकी भूमिका और जिम्मेदारियों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। घर को चलाने में हर एक व्यक्ति को योगदान देना चाहिए और घर का काम साथ मिलकर करना चाहिए। ओके मैम, लेकिन सेक्स और जेंडर से आपका क्या मतलब है? समा, लिंग एक जैविक पहचान है जो कि उन शरीर के अंगों पर आधारित होता है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। ओके मैम, और जेंडर क्या होता है? जेंडर के तहत समाज हमारे जैविक लिंग के आधार पर हमसे ये उम्मीद करता है कि हम कैसे व्यवहार करें। उदाहरण के तौर पर ये सामान्य रूप से स्वीकृत है कि महिलाओं को घर का सारा काम करना चाहिए। मैम, बिल्कुल ऐसा ही मेरे घर में हो रहा है और मुझे लगता है कि ये गलत है। सही कहा समा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये महत्वपूर्ण है हम ऐसी चीजों पर सवाल उठाएं जिन्हें स्टीरियोटाइप कहते हैं। शायद तुम ये जानती होगी कि दुनिया के ज्यादातर शेफ पुरुष हैं और उन्होंने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा है कि केवल महिलाएं खाना पका सकती हैं। इसी तरह मैरी कॉम, जो कि एक बॉक्सर है, उन्होंने ये दिखाया है कि महिलाएं भी लड़ सकती हैं और वे भी उतनी ही मजबूत होती हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जिनको तुम ध्यान में रख सकती हो और अपने दोस्तों और परिवार से शेयर कर सकती हो। धन्यवाद मैम, मैं अपनी मम्मी और पापा से चर्चा करूंगी और जब भी मैं ऐसा कुछ अपने आसपास होते देखूंगी, इन बातों पर सवाल उठाऊंगी। पद्मा, क्या डिनर तैयार है? और मैं सोच रहा था कि तुम हम सबके लिए कुछ खाना बना लो ताकि हम ट्रेन में भूखे ना रहें। ठीक है। सही कहा समा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये महत्वपूर्ण है हम ऐसी चीजों पर सवाल उठाएं जिन्हें स्टीरियोटाइप कहते हैं। वेद, वेद। हाँ दीदी, आया। पापा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल समा, बोलो क्या बात है? आप माँ की घर के कामों में मदद क्यों नहीं करते? मैं दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ और जब वापस आता हूँ तो थका होता हूँ। तब मैं टीवी देखना और आराम करना पसंद करता हूँ। लेकिन माँ भी तो ऑफिस जाती हैं, पर तब भी वो घर वापस आकर खाना बनाती हैं और घर साफ करती हैं और अन्य घरेलू काम करती हैं। समा, तुमसे ये सब बातें किसने कही? हर घर में माँ खाना बनाती है और घरेलू कार्य करती है। यह हमारे समाज में सामान्य है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नहीं पापा, ये गलत है। मेरी टीचर ने भी ऐसी मान्यताओं के बारे में बताया था जो कुछ स्थितियों में एक लिंग को दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। हम सबके लिए खाना बनाना माँ का कर्तव्य नहीं है। मैम ने कहा था कि हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ समा, मैं समझ गया हूँ कि जो तुम्हारी टीचर ने कहा वो सही है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारी माँ की खाना बनाने में मदद करूंगा और कल शिमला जाने के लिए बैग भी पैक करूंगा। धन्यवाद बेटा, ये बताने के लिए कि मैं क्या गलत कर रहा था। ये केवल एक उदाहरण है उसके घर का, जहाँ सभी लिंग के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं होता है। इसलिए रोगियों को संबोधित करना और इनके बारे में बात करना जरूरी है। जैसे मैंने अपने घर में इस समस्या के बारे में की, वैसे हर किसी को करनी चाहिए। वेद, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? दीदी, मैं इनसे बहुत डरता हूँ। ये लोग कौन हैं? वेद, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ट्रांसजेंडर हमारे जैसे लोग हैं जो अपने जैविक लिंग के आधार पर सौंपे गए जेंडर की भूमिका से पहचाने नहीं जाते। मेरी क्लास टीचर मैम ने बताया था कि हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपना क्या जेंडर चुने और हमें उनके जेंडर के चुनाव पर नजर नहीं रखनी चाहिए। इसलिए डरने की जरूरत नहीं। लेकिन दीदी, वो सबके पास क्यों जा रहे हैं? समाज ट्रांसजेंडर को समान मौके नहीं देता है, जिसकी वजह से उनको अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में चुनौतियां आती है। इसीलिए वो लोगों से पैसे मांगते हैं। माँ, पापा, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? अभी तुरंत ये सब बंद करें। हर एक व्यक्ति जैसा बनना चाहे वैसा बनकर जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। आप सब लोगों को इनसे माफी मांगनी चाहिए और दोबारा बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपनी गलती महसूस करते हैं और शर्मिंदा हैं। धन्यवाद सर। अब समय है कि लोग ये समझे कि हमारा जेंडर या जीवन जीने का चुनाव हमें कमजोर नहीं बनाता।
और इस आधार पर हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वो सही कह रहे हैं। हमें सभी इंसानों का सम्मान करना सीखना चाहिए और लोग जैसे भी हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। हर एक परिवार एवं समाज में लिंग समानता अति आवश्यक है। बच्चे के अभिभावक उनके पहले रोल मॉडल होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि माँ बाप घर के कार्यों को साथ मिलकर करें और अपने बच्चों से उनके उम्र के अनुकूल लिंग आधारित मुद्दों के बारे में बात करें, ताकि वो और ज्यादा जानकार, लिंग उत्तरदायी और सम्मानजनक बने। लिंग, जेंडर, जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक स्तर से परे सभी के बीच में आपसी सम्मान होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण गुण लैंगिक समता आधारित समाज के निर्माण की मजबूत नींव बनाते हैं। Now for slide. How can we promote gender equality in our school? हम अपने स्कूल में जेंडर इक्वलिटी, जेंडर की जो समानता हो कैसे यहाँ मतलब हम ला सकते हैं अपने बच्चों में, वो हम चीज कर सकते हैं। Now पहला बी विजिलेंट, जागरूकता की जरूरी है। हमें जो बच्चे जो हमारे स्कूल में होते हैं तो हम उसमें कोई ऐसा हम लोग को जागरूकता होनी चाहिए और हमें ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। हम ऐसा कोई भी काम ना करें जो बच्चे की इससे उसकी भावना को ठेस पहुंचे कि नहीं सर या मैम ने मेरे साथ जो ये किया वो गलत किया, मैं ये बॉयज हूँ, ये गर्ल्स है। तो हमें इस चीज की जागरूकता होनी चाहिए। हमें इस चीज की जिसके लिए हमें एजुकेशन की भी जरूरत है। कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि एजुकेशन बहुत सारे लोग के लिए होती है जो मतलब ज्यादा नहीं पढ़े लिखे, वो लोग बोलते हैं कि ज्यादा पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है। बट मेरे हिसाब से जनरेशन में जो आजकल का है वो एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम जागरूकता है, हमारे पास अगर एजुकेशन है तो एक पढ़ा लिखा इंसान एक जो जिसके पास नॉलेज नहीं होता है, दोनों का बिहेवियर में, सोच में बहुत सारे डिफरेंसेस मिलते हैं जो आप लोग अपने डेली लाइफ में देखते होंगे। अगर आपकी नजर में कोई वैसा होगा तो आप लोग को ये लगता होगा कि ये जो इंसान है अरे नहीं ये पढ़ा लिखा नहीं है, और उसके बहुत सारी चीजों में उसके मतलब ये चीज होती है। ऐसा बात नहीं है सिर्फ बोलने में, उसके पहनावे में, उसकी बोलने की एक्टिविटी में, उसका जो विचार है संस्कार के प्रति, इसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोग में डिफरेंसेस होते हैं। नाउ सेकंड, क्रिएट अ सेफ प्लेस। हमें बच्चों के लिए जेंडर जो भी है गर्ल्स या बॉयज उनके लिए सेफ प्लेस बनाना चाहिए स्कूल में, ऐसा कि किसी को भी ये चीज ना लगे कि हाँ हमारे साथ ये हो रहा है। और उनके लिए एक सेफ प्लेस बनाना चाहिए कि नहीं मैं इस जगह पे जहाँ भी हूँ, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज है, कोई भी एजुकेशन सेंटर हो या घर भी अगर हम लें तो वो हमारे लिए एक मतलब सोर्स बने कि नहीं हम यहाँ सेफ है, हम यहाँ पूरी तरीके से सेफ है, हमें कोई यहाँ डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई हमें परेशानी, यहाँ हमें किसी चीज से हानि नहीं है। इसमें हमारा घर भी आता है। ऐसा नहीं है कि स्कूल हो गया या कॉलेज, हमारा घर भी एक सेफ प्लेस है। हम लोग भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, हम स्टूडेंट लोग माँ बाप के साथ रहते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, फादर मदर सारे कुछ साथ में रहते हैं, तो हम लोग उनके साथ बहुत सेफ है। सेकंड में हम लोग टीचर्स के साथ ही स्कूल में स्टूडेंट जो होते हैं वो सेफ फील करते हैं। क्योंकि स्कूल लाइफ में अगर स्टूडेंट घर के बाद अगर टाइम कहीं भी बिताता है तो वो स्कूल में बिताता है। तो हम लोग घर पे अगर 24 आवर्स रहते हैं तो स्कूल में हम लोग 6 से मतलब 7 घंटे हम लोग टाइम देते हैं। तो अगर किसी को अगर मन में बच्चे के लिए अगर किसी के लिए है भावना पेरेंट्स के बाद, तो वो टीचर उसके लिए सब कुछ होती है कि नहीं सर या मैम है वो मेरे लिए सेकंड और थर्ड पर्सन है मम्मी पापा के बाद, कि मैं इनके पास सेफ हूँ, मुझे इनसे कोई नुकसान नहीं है, मैं इनके पास रहूंगा तो मैं इनके अंदर क्लास में नहीं, मुझे ये चीज सेफ फील हो रहा है। नॉट थर्ड, वॉच योर लैंग्वेज। हम लोग को अपने लैंग्वेज पे भी सुधार रखना चाहिए। ये नहीं कि गर्ल्स है तो उसको हम अच्छे से मतलब सॉफ्टी से बात कर रहे हैं कि नहीं बाबा ये सॉफ्ट मतलब गर्ल्स है इसको हम प्यार से बात कर रहे हैं। अगर बॉयज अगर कोई दिख गया तो नहीं इसको तो हम डांट डपट के भी चला देंगे, अरे चलो जाओ यहाँ से। तो ये बहुत सारे हमारे मतलब होते भी हैं स्कूल कॉलेजेस में ये सब थोड़ी सी कि गर्ल्स को बॉयज को ये सब चीज को ये, तो हम लोग को अपनी लैंग्वेज पे भी सुधार करना चाहिए कि नहीं बॉयज हो गर्ल्स हो दोनों हमारे लिए स्टूडेंट हैं, हमारे स्कूल में दोनों हम पे विश्वास कर रहे हैं, तो हम दोनों में कोई भेदभाव ना करें, दोनों को इक्वली हम लैंग्वेज जो भी हमारा बोलने का तरीका हो दोनों के लिए सेम हो। कोई ऐसा उन लोग को पता ना चले कि नहीं मैम मेरे साथ ये गलत कर रही है। 9 4
स्पीक अप, बोलने के लिए उठाना, मतलब कोई भी अगर बच्चा है तो ये नहीं कि अगर जैसे कि हम लोग क्लास आवर में रहते हैं तो कोई बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं, कोई बच्चे बहुत कम बोलते हैं, तो हम लोग थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं कि जो बच्चे ज्यादा बोलने वाले हैं, चलो वो बोल रहा है उससे सवाल की हाँ जवाब दे दिया, चलो सिट डाउन। एंड जो बच्चे कम बोल रहे हैं, या बहुत सारे गर्ल्स में भी कुछ होते हैं, बॉयज में भी, तो दोनों में ये इक्वली हमें देखना है। और जो बच्चे ज्यादा नहीं बोल रहे हैं या शांत है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, और हमें दोनों को इक्वलिटी मतलब बोलने के राइट्स देने चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल अपने क्लास में दे रही हूँ। अभी मैं 5 क्लास में साइंस पढ़ाती हूँ, जीके भी पढ़ाती हूँ, कंप्यूटर भी पढ़ाती हूँ। मैं 2 दिन में मेरा कंटिन्यू रहता पर डे, 2 दिन तो कंटिन्यू, जिसमें कि गर्ल्स जो होती हैं वो कम बोलती हैं एंड बॉयज जो होते हैं उनसे मैं सवाल करती हूँ, तो वहाँ ऑलमोस्ट वहाँ बॉयज की संख्या भी ज्यादा है क्लास में। तो बॉयज लोग बहुत मतलब कुछ भी सवाल करती हूँ तो फटाक से वो लोग जवाब दे देते। गर्ल्स लोग जिसमें कि 48-49 स्टूडेंट्स में गर्ल्स लोग लगता है 12 to 15 ही है और बॉयज की संख्या ज्यादा है, लेकिन गर्ल्स लोग ज्यादा नहीं बोल पाती है। तो मैं कभी कदार ऐसे तो कभी कदार मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि दोनों को इक्वली देखूं, बट कभी जो गर्ल्स होती है एकदम चुप रहती है तो मैं उनके पास पर्सनली जाती हूँ कि तुम लोग नहीं बोल रही हो, चलो मैं तुमसे सवाल करती हूँ, ये चीज तुम भी बोलो। तो नहीं मैम मुझसे नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बच्चे कर सकते हैं और हम लोग को दोनों पे ध्यान भी देना चाहिए। तो ये मेरे साथ भी होता है कि क्लास में जाती हूँ तो गर्ल्स जो होती है वो चुप रहती, तो हमें यही चीज को देखना है कि अगर हम क्लास अवर में है, अगर हम क्लास ले रहे हैं तो गर्ल्स या बॉयज है तो कोई ज्यादा बोल रहे हैं, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज, तो हमें दूसरे वाले सेक्शन को भी देखना चाहिए, दूसरे जेंडर जो भी है उसके अपोजिट में गर्ल्स है या बॉयज, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उन्हें बोलने के लिए हमें उठाना चाहिए कि तुम बोलो, सवाल करो, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो आप आंसर कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप सवाल कीजिए, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, आपको उस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो 14 था मेरा स्पीक अप, बोलने के लिए बच्चे को जागरूक करना, उसको मतलब ये अप्रिशिएट करना कि आप बोलिए, आपको जो भी मन में है दुविधा उसको आप दूर करो। नाउ इट इज डोंट लेबल, जज नहीं करना किसी को भी कि तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो कि नहीं, तुम तो पढ़ने में बहुत ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट हो एंड गर्ल्स जो है, या तो फिर तो ये सब चीज को हमें क्या करना है, देखना है क्लास अवर में अपने बच्चे को, स्कूल लाइफ में चाहे वो कॉलेज लाइफ में भी, क्या हमें ये चीज को जज नहीं करना है किसी को कि तुम गर्ल्स हो बॉयज हो, तुम ज्यादा कर सकते हो। बहुत सारे लोग का ये भी माइंड में रहता है कि बॉयज जो होते हैं जेंडर उनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, चाहे वो वर्किंग प्लेस हो या माइंड का भी हो, बॉयज का ज्यादा रहता है एंड गर्ल्स जो होती है उनका थोड़ा मोड़ा वो स्लो रहता है, वो घर में भी उनका दिमाग रहता है, तो वो उनके कंपेयर में उनका जो होता है वो कम रहता है। तो ऐसा नहीं है, ये चीज हमें स्कूल में ध्यान देना है कि हमें किसी को भी जज नहीं करना है कि तुम गर्ल्स हो या तुम बॉयज हो, दोनों मेरे इक्वल है और दोनों कर सकते हैं। बस उन्हें थोड़ी सी मतलब एक चीज को, एक पॉइंट को देखना है कि नहीं मैम को मेरे ऊपर जो है वो एक अटेंशन हो रहा है कि वो मुझ पे ध्यान दे रही है, वो बच्चा खुद करेगा और उसके मन में जागरूकता भी होगी। क्लास में होता है कि बहुत सारे जो गर्ल्स होती है, कुछ बॉयज भी, वो क्लास में एकदम साइलेंट बैठे हुए रहते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, बट उनसे सवाल करते हैं या हम लोग क्लास अवर में पढ़ाने लगते हैं तो बच्चे को डांट के बोलते हैं कि अभी मैं यहाँ से यहाँ पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ, अगर तुमने इसमें से मैं सवाल करूंगी, 2 पैराग्राफ पढ़ाने के बाद मैं सवाल करूंगी, अगर तुम नहीं बताए इसमें से क्वेश्चन तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। तो उसके बाद वो बच्चा जो भी नहीं भी पढ़ने वाला होता है वो ध्यान से सुनने लगता है कि नहीं मैम बोली है, इसके बाद हम लोग जो है वो सवाल करेंगे, फिर मुझे इसका जवाब नहीं देगा तो मैम पीटेंगे या पनिशमेंट कुछ भी तरीके से दे सकती है। तो इस चीज को हमें ध्यान देना है, गर्ल्स और बॉयज में वो एक मतलब इनइक्वालिटी नहीं करना है, चाहे वो हमारा स्कूल ही क्यों ना हो। नाउ 6 पॉइंट इज चेंज योर माइंडसेट, हमें अपने माइंड को सेट मतलब चेंज करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि शुरू से मैं बोलते आ रही हूँ कि गर्ल्स एंड बॉयज में हमारे दिमाग से ही ये मतलब जो चेंजेस जो है वो हमारे मतलब बचपन से दिया जा रहा है, या तो हमारे ये सोसाइटी में है ही, और ये आज नहीं हमें दिया जा रहा है, जो हमसे पहले भी हजारों साल पहले थे हमारे जनरेशन, नाना दादा जो भी, वो उनके में भी था। अब धीरे धीरे हमारा जनरेशन पढ़ा लिखा हो रहा है तो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हो रही है, चेंजेस हो रही है, बट ये अभी भी कम्प्लीटली खत्म नहीं हुआ है। इसमें हमारा माइंड सेट रहता है कि गर्ल्स है तो वो ज्यादा क्या करेगी, अरे उसको पढ़ने का ज्यादा शौक नहीं है, वो उसको हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं
कि गर्ल्स जेंडर है तो उसको ज्यादा हम मैट्रिक इंटर तक पढ़ाएं तो बहुत ज्यादा स्कूल तक नहीं भेजते हैं। और अगर कोई लड़की अगर मुंह खोलकर बोल दे कि मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसको डांटा जाता है। और ये होता भी है कहीं ना कहीं कि तुमको जो मैट्रिक इंटर के बाद तुमको अगर मैं डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा, जो 10 लाख 20 लाख तुम में खर्च करूंगा, वही मैं तुम्हारे लिए शादी के लिए जमा करूंगा, तुम्हें शादी में मैं डिमांड दे दूंगा, तुम बैठ कर रहो, तुम्हारा क्या, तुम तो लेकर के जाओगी। लेकिन बॉयज का है वो मेरा बुढ़ापा का सहारा है, वो मुझे फ्यूचर में काम देगा, उस पर हम लोग लाख लाख खर्च करते हैं, उसका फ्यूचर बनाते हैं। तो ये क्या सही है? नहीं, हम लोग को इक्वली देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग गर्ल्स और बॉयज दोनों को इक्वल देखते हैं, ये करना भी चाहिए। और कुछ कुछ घरों में होता है, जैसे कि हम लोग का माइंड में सेट रहता है कि गर्ल्स है जो तो ये काम कर सकती है, वो काम नहीं कर सकती, हार्डवर्क नहीं कर सकती। कुछ कुछ हम लोग अब यूट्यूब पे बहुत सारे, मतलब जनरेशन चेंज हो, यूट्यूब पे भी हम लोग बहुत सारा कुछ वीडियो देख रहे हैं जो ऐसा चीज जो है गर्ल्स कर रही है जो बॉयज नहीं कर रहे। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें हम लोग सब जानते हैं कि जो हमारे वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट जेंट्स होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जनरेशन जो है वो चेंजिंग हो रहा है। अब मैंने देखा वीडियो में कि यूपी की कोई लेडीज थी जो कि राजमिस्त्री का काम कर रही है, लेबर का काम कर रही है, और उसके अंडर 10 जेंट्स जो होते हैं लेबर के तौर पे, वो उसके अंदर काम कर रही हैं। तो हम लोग लेकिन जानते हैं कि नहीं, जो भी होता है पेंटिंग का काम या और भी घर बनाने का, कंस्ट्रक्शन का, वो सब जेंट्स ही कर सकते हैं, जेंडर लेडीज नहीं कर सकती। क्यों? जब सारा कुछ जेंट्स कर सकते हैं तो लेडीज वो काम नहीं कर सकती। ऐसा नहीं, ये हमारा माइंड सेट रहता है कि नहीं, ये घर बनाने का, कंस्ट्रक्शन का काम है, पेंटिंग का काम है, ये तो लेडीज ही कर सकती है। बढ़ई का काम हो गया हमारा एग्जाम्पल में, तो हम कुछ भी ले सकते हैं हमारा डेली लाइफ में, तो क्या मतलब गर्ल्स नहीं कर सकती? तो ये भी हमारे समाज में है कि जेंट्स ये काम, उसके लिए ये चीज लेवल बटा हुआ है। अब जैसे कि हम लोग कुछ ऐसा चीज है जो कि दोनों होते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर्स हो गए, तो ये तो दोनों हो रहे हैं, दोनों पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो बॉयज में होते हैं कुछ कुछ, जैसे मैंने बताया लेबर का काम या और भी बढ़ी हो गया, मोची हो गई, ये सब, तो ये सब क्यों कि नहीं, सिर्फ लेडीज नहीं कर सकती, सिर्फ जेंट्स के लिए सेपरेट है, रखा जाता है। बट ये बहुत सारे एग्जांपल आप लोग को देखने को अब हमारे जनरेशन में मिलेगा कि जो अलग अलग भी लेडीज भी काम कर सकती है। नाउ 7 इज टॉक टू गर्ल्स। गर्ल्स से हमें खुल के बात करने की जरूरत है। गर्ल्स को बहुत सारे चीज होते हैं जो उनको दबाया जाता है, डांटा जाता है कि आप ये चीज नहीं कर सकती, आप वो चीज नहीं कर सकती। मैं एक चीज एग्जांपल दूंगी, मतलब ये थोड़ा ये हटके है कि गर्ल्स को मैरिज के टाइम भी गर्ल्स को क्या बोला जाता है कि आप हमारे जनरेशन में अगर गर्ल्स थोड़ा सा इस चीज के लिए बोल दे मुंह खोलकर, तो लोग उसको गलत कहने लगते हैं कि अरे ये गर्ल्स होकर मुंह खोल रही। बट वही अगर जेंट्स वो काम करता है तो उसको उतना नहीं टोका जाता है, उसको उतना नहीं बोला जाता। और बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जो गर्ल्स के लिए डिसीजन पेरेंट्स जो होते हैं वो खुद ब खुद ले लेते हैं और वो उसको पूछना तक जरूरी नहीं समझते हैं। तो हमारा 7 पॉइंट है टॉक टू गर्ल्स। गर्ल्स से जो कि खुल के बात करने की जरूरत है। कोई भी चीज में हमें गर्ल्स से एक बार उससे पूछना चाहिए, चाहे हम उसके लाइफ में कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी उसकी लाइफ के रिगार्डिंग है, चाहे वो पढ़ाई की हो, शादी की हो, फ्यूचर के लिए हो, कुछ पढ़ना हो, लिखना, क्या वो आगे पढ़ना चाहती है, क्या वो कॉलेज में पढ़ना चाहती है? तो नहीं, पेरेंट्स अपने खुद में डिसीजन ले लेते हैं कि मैंने मैट्रिक कर लिया, अब तुम बैठ जाओ, तो बस तुम्हारा इनफ हो गया। बहुत सारी गर्ल्स जो इस चीज को वो खुल के नहीं बोल पाती और पेरेंट्स उसको डांट के भी चुप करा देते हैं। Now 8 point, let's girls use मोबाइल फोन। मोबाइल फोन जहाँ हमारे जनरेशन को धीरे धीरे अभी बहुत ज्यादा मतलब आगे बढ़ा रहा है। इसके कुछ कुछ मतलब बेनिफिट्स है, कुछ इसके साइड इफेक्ट भी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे हमारा पॉइंट है कि गर्ल्स को मोबाइल फोन देना चाहिए। मोबाइल फोन की वजह से हम लोग बहुत सारा कुछ हम लोग को नॉलेज होता है, बहुत सारी चीजें, चाहे वो हमारे पढ़ाई के रिगार्डिंग हो, हमारे जनरेशन के रिगार्डिंग हो, बहुत सारी चीज जो होती है। पहले के जो लोग थे, हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, जो पहले की स्कूल की गर्ल्स थी, उन लोग का बिहेवियर हो गया, बोलने का तरीका जो हो गया, वो बहुत डिफरेंस रहता है। बट अगर आप अभी देख लो, सरकारी स्कूल के भी जो बच्चे हैं वो थोड़े से उनकी जो बोलने की जो होती है वो तरीका कुछ कुछ हमारे जनरेशन में ये चेंज हो रहा है। और गर्ल्स को फोन यूज करना चाहिए उन्हें लिमिटेड में, ताकि वो इस जनरेशन को जान सके। और यूट्यूब हो गया हमारा जो कि उसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मोबाइल का बहुत मतलब सिर्फ उसकी खामियां ही होती है, उसके सारी बुराइयां ही होती है। वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना यूज कर रहे हैं, हम उसके
पे कितना अच्छा है, मेरे वो माइंड में होना चाहिए कि मैं जो सर्च कर रही हूँ वो तो मेरे हैंड में है ना, कि मैं उसमें क्या सर्च कर रही हूँ, मैं फोन में क्या देखना चाहती हूँ। अगर मैं फोन को गलत चीज में यूज करूंगी तो वो मेरे ऊपर डिपेंड है, वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे लोग होते हैं कि फोन में ऐसा नहीं है, आजकल बहुत सारे जो कि उसमें अच्छे अच्छे वीडियो होते हैं पढ़ाई के रिगार्डिंग, जो कि बच्चे के लिए भी यूजफुल हो जाता है। अभी बच्चे लोग जो होते हैं छोटे छोटे, उनको कार्टून्स दिखाया जाता है, रैम्स एक म्यूजिक के साथ आने लगा है फोन में। तो बच्चे लोग जो हम लोग ये रैम्स वगैरह जो होता है स्कूल लाइफ में, जूनियर टीचर लोग वो लोग क्या करते हैं, एक्शन के साथ बहुत सारा रैम्स न्यू होता है, जो वो एक्शन उनको नहीं मालूम होता है, उनको कर नहीं पाती है। तो उसमें क्या हमारा मोबाइल में सर्च करने से क्या होता है, वो हमें मिल जाता है कि नहीं ये रैम्स का ये एक्शन करके बहुत सारा वीडियो अवेलेबल हो जाता है कि इसमें ये चीज एक्शन के साथ करना चाहिए, और ये वर्ड यहाँ पे जो हो रहा है रैम्स में, वो यहाँ पे हमें करना चाहिए। नाउ 9 पॉइंट, पे द सेम सैलरी फॉर इक्वल वर्क। इसका हिंदी में यही हुआ कि गर्ल्स और बॉयज जो दोनों काम करते हैं वो काम तो सेम करते हैं, टाइम तो पूरा देते हैं, लेकिन उनकी जो सैलरी होती है वो इक्वल नहीं दी जाती है। क्यों? बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ऑफिसेस कि अगर कोई हाई पोस्ट के लिए अगर कोई गर्ल्स चली जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, गर्ल्स को वहाँ पे वो चीज के लिए नहीं अपॉइंट किया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो गर्ल्स है, वो लेडीज है, वो ये काम नहीं कर सकती। बॉयज को रखूंगा इस सीट पे, इस पोस्ट पे, क्योंकि बॉयज की जो कैपेसिटी होती है, वो वर्किंग जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, और बॉयज जो है वो ज्यादा मेरे लिए यूजफुल होगा, मुझे काम कर सकता है। और भी सैलरी भी उनको सेम नहीं होती। अगर सेम ही बहुत सारे हमारे नजर में भी होगा, इंस्टीट्यूट हो गया, कॉलेज हो गया, या तो फिर स्कूल, सेम पोजीशन पे गर्ल्स टीचर्स भी अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो सेम पढ़ा रहे हैं, सेम क्लास में पढ़ा रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो गर्ल्स की जो टीचर्स जो होती है फीमेल लेडीज की, वो उनका जो होता है वो सैलरी अलग होता है, एंड जो मेल होते हैं उतने ही में पढ़ाते हैं उनका अलग होता है, डिफरेंसेस हो जाते हैं। क्यों? जब कोई वो उतने ही टाइम दे रहे ऑब्जेक्शन है मेरा सर कुछ आप कैसे कह सकती हैं कि जेंडर के बेसिस पे सैलरी फिक्स होता है? होता है, आपके पास है कोई डेटा? डेटा नहीं है, बट ये रियल में होता है, ऐसा नहीं होता है, मुझे डेटा बताइए। आप जो बात कर रहे हैं the forms of gender inequality. Gender based in education, the gender pay gap, same thing. Gender disparities of agriculture, poor access to health care, the high price of collecting of water, child marriage and other forms of gender violence. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो जेंडर में होता है वो क्या, एजुकेशन की कमी होती है। एजुकेशन मतलब कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि गर्ल्स है या बॉयज है, उनको एजुकेशन में डिफरेंसेस हो जाती है कि नहीं मैं उसको ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा, गर्ल्स को ज्यादा पढ़ने की ऑप्शन नहीं दी जाती है। जबकि दोनों इक्वल है, हमारे बच्चे हैं, लेकिन उनमें डिफरेंसेस हो ही जाती है, और ये हर घर में होगा। अगर हम लोग अपने आप पे लिए रियल लाइफ में भी, तो ये हर घर में स्टूडेंट्स है, हर घर में बच्चे, हम लोग भी एक टाइम स्टूडेंट थे, स्कूल लाइफ में थे, तो हमारे साथ भी ये होता था डिस्क्रिमिनेशन। कि जैसे कि मैं अपना एग्जांपल शेयर करूंगी इस पे, कि मैंने जब स्कूल, तो मैंने सिर्फ 8th तक ही इंग्लिश CBSE में पढ़ा मेरे स्कूल में, उसके बाद मुझे 9 से गवर्नमेंट स्कूल में कर दिया गया। बट जो मेरा भाई था उसको वहाँ पे 10th तक जो है वो मैट्रिक किया, इंग्लिश मीडियम स्कूल से, वो मतलब CBSE से वो किया। तो यहाँ पे थोड़े से हो जाते हैं डिफरेंसेस। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि देखिए मैं एक और चीज, कि हमारे पेरेंट्स गलत नहीं, किसी के भी पेरेंट्स कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। अपने बच्चे के लिए कोई पेरेंट्स गलत नहीं है। हाँ, उनका जो वहाँ पे जो रीति रिवाज जो चलते आ रहा है वो उनको गलत करने को मजबूर करता है, वो वहाँ पे वो चीज सीख लेते हैं कि ये चीज हमारा होना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे के लिए गलत नहीं करता है, और वो हमेशा सोचते हैं कि मेरे बच्चे दोनों इक्वली रहे। इसका कहीं ना कहीं रीजन थोड़ा सा किसी का इकोनॉमिकली भी हो जाता है, पैसे वगैरह की, नहीं 2 बच्चे हैं, 2 ऑप्शन है, तो चलो मैं एक को ये चूज करता हूँ, और किसी को इसमें थोड़े से, तो लोगों में ये हो जाता है कि ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आपको ऐसा फील हुआ, आपके साथ हुआ? सर मैंने तो बताया अभी आपने 2 चीज देखिए, आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आप
हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्टिस्ट T99 में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंगिक असमानता के बारे में। और हम देखेंगे इसमें कि हमें लैंगिक असमानता किन किन कारणों की वजह से हमें देखने को मिलती है, यानी कि लैंगिक असमानता के क्या क्या कारण हैं और लैंगिक असमानता होती क्या है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब यदि हम वर्तमान समय में देखें, यानी कि हम 21वीं शताब्दी में हम पहुंच चुके हैं, फिर भी हमें हमारे जो आसपास का समाज है वहां पे हमें देखने को मिलता है कि जब लड़के का जन्म होता है तब तो लोग बड़ी खुशियां वहां पे मनाते हैं, जश्न मनाते हैं और पार्टी वहां पे लोग करते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि लड़की का जन्म हो जाए तो अधिकांश जगह पे, अधिकांश समाज में हमें ये देखने को मिलता है कि जब लड़की का जन्म होता है तब वहां पे लोग खुशियां नहीं मनाते हैं, वहाँ पे लोग शांत रहते हैं, यहाँ तक कि जश्न भी नहीं मनाते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक चीज हमें देखने को यहाँ पे मिलती है कि लड़के के जन्म पे तो खुशियां मना रहे हैं, लेकिन जब लड़की का जन्म हो रहा है तो खुशियां नहीं मना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि एक प्रकार का भेदभाव हो रहा है। और यही भेदभाव क्या कहलाता है? लैंगिक असमानता, यानी कि लिंग के आधार पर जो इनके मध्य में भेदभाव किया जा रहा है उसे हम कहते हैं लैंगिक असमानता। अब यदि हम लैंगिक असमानता को देखें तो जो स्त्री और पुरुष होते हैं उनके बीच में जो उनकी जैविकीय असमानताएं होती हैं, जो उनकी बॉडी से हमें पता चलता है कि कुछ असमानताएं हैं, वो कुछ बॉडी पार्ट्स अलग हैं, तो उनके उससे हमें इसी को क्या कर देते हैं कि सामाजिक असमानता का आधार मान लेते हैं। यानी कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो जैविकीय असमानता होती है, जैविक असमानता होती है, उसी को सामाजिक असमानता का रूप मान लेते हैं। और समानता के आधार पर महिलाओं को बहुत सारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, यानी कि जो राइट्स, जो अधिकार पुरुषों को प्राप्त होते हैं वो लड़कियों को प्राप्त नहीं होते हैं, स्त्रियों को प्राप्त नहीं होते हैं। और इसके अतिरिक्त उन्हें कई जो सांस्कृतिक अधिकार होते हैं या सामाजिक अधिकार होते हैं उनसे वंचित कर दिया जाता है और उनसे बहुत सारे, उन पर बहुत सारे बंधन आरोपित कर देते हैं, उन पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि समाज में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, या यहाँ नहीं जा सकते हो, या वहां नहीं जा सकते हो। तो इसी मान्यता के अनुसार क्या हुआ कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसमें कि पुरुष ही प्रधान होता था, पुरुष ही सारे कार्य कर सकता था और इसमें पुरुष को महिला का स्वामी माना जाता था, यानी कि पुरुष का एक पूरा आधिपत्य किसी महिला पे होता था। तो यदि हम लिंग असमानता को सामान्य शब्दों में देखें तो लिंग के आधार पर स्त्री व पुरुष के मध्य में जो भेदभाव होता है उसे हम कहते हैं लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता उसे हम कहते हैं, यानी कि लिंग के आधार पर ही तो भेदभाव कर रहे हैं कि तुम लड़की हो, हम लड़का हैं, या लड़की हो या लड़का है। तो इस प्रकार से भेदभाव हो रहा है जिसे हम कहते हैं लैंगिक असमानता। अब लैंगिक असमानता के कारण क्या होता है कि जो महिलाएं होती है उनको समाज और घर में कई जगह शोषण उनका होता है, अपमान उनका होता है, भेदभाव होता है। घर में भी देखें तो घर में भी हमें ऐसा देखने को मिलता है, उनका भेदभाव होता है और उन पर भेदभाव होता है। और यदि उनका अपमान होता है या इसी प्रकार से बाहर भी यदि हम देखें तो जहाँ पे वो कोई कार्य करती हैं या कुछ जैसे कोई ऑफिस में वो काम करती हैं तो महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, पुरुषों की तुलना में पुरुषों को अधिक वेतन दिया जाता है। तो इस प्रकार से लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। ये आज से ही नहीं है कि जो प्राचीन समय था, आज से कई साल पहले, कई 100 साल पहले, तब से ही महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है और वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ जो ये भेदभाव होता है दुनिया के हर जगह प्रचलित है। दुनिया के अधिकांश देशों में हमें ये देखने को मिलता है कि स्त्री के साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें उतने अधिकार नहीं दिए जाते हैं जितने कि पुरुषों को अधिकार वहां पे दिए जाते हैं। तो यदि प्राचीन समय से हम देखें तो जब वैदिक काल से ही, वैदिक काल हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहीं से ही स्त्री को अधिकार कम हो गए थे, स्त्रियों के अधिकार कम हो गए थे। अब यदि हम लैंगिक असमानता का स्वरूप देखें कि हमें कैसा स्वरूप हमें कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो
जो सामाजिक परंपरा है और जो कुरीतियां हैं जो कि प्राचीन समय से चलती आ रही हैं, उनके कारण भी हमें लैंगिक असमानता हमें देखने को मिलती है। जैसे कि दहेज प्रथा हो गई, इसकी शादी के समय में जो लड़की के घर से दहेज लिया जाता है शादी करने के लिए, और पर्दा प्रथा हो गई कि तुम्हें पर्दा पहन के ही इधर उधर जाना है, बिना पर्दे के तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती हो। तो इस प्रकार से जो सामाजिक परंपरा है और कुरीतियां हैं वो सामाजिक असमानता का स्वरूप है। उसी से लैंगिक असमानताओं को थैंक्स फॉर इसके बाद हम शुरू करेंगे। नाउ इस वीडियो में हम लोग ने देखा एंड हम लोगों ने इस मीटिंग में इस सेशन में सीखा कि जेंडर में इक्वलिटी एंड इक्वलिटी जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए, हमें इस चीज पे विचार करना चाहिए और ये हमारे जो समाज से इस चीज को दूर करना चाहिए। नाउ मैं इसी के साथ अपने सेशन को खत्म करती हूँ। थैंक यू। आप रुके नहीं।